क्या आप जानते हैं, एक देश सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चलाता, बल्कि चलाती है पूरी संघीय मंत्रिपरिषद। जी हाँ, आज पूरा टॉपिक जो है संघीय मंत्रिपरिषद का, पूरा हम डिटेल से एमसीक्यू से हल करने वाले हैं। और सभी साथी जो भी नए हैं पुराने हैं, सभी को एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विजन एमपीपीएससी पर। मेरा नाम है शेखर और आज जो है हम यूनिट 5 यानी एमपीपीएससी और साथ में जितनी भी भारत में एग्जाम होने वाली है, क्वालिटी से अगर प्रश्न आएगा संघीय मंत्रिपरिषद से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और सारे ही एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, है ना। तो आप सभी को एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि हम जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 2 कंप्लीट कर दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाकर जो भी साथी हैं उनको देख लेवे। साथ में यूनिट 5 चल रही है, इसी में आज हम संघीय मंत्रिपरिषद के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, कुछ क्या सभी प्रश्नों को, जो खासकर से सभी प्रश्न पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। और साथ में पीवाईक्यू 2019 से लेकर 25 तक 7 साल के पेपर पूरे बना दिए हैं, तो उनको भी जाकर देख लें, है ना। अब हम जो है एमसीक्यू से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक से सिलेबस मैंने आपको कल दिखा दिया था। आज हम सीधा संघीय मंत्रिपरिषद के जितने भी एमसीक्यू हैं उनको पूरा हल करने वाले हैं। सभी साथी से अनुरोध है, जो भी हैं नए पुराने और मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अंत तक देखना है। साथ में अगर वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो आपको उसको एक लाइक करना है, शेयर भी करना है, साथ में एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना है। तो जल्दी से बिना समय गवाए हम हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपना पहला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या फिर मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से करते हैं। तो कौन भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो आप सभी को ध्यान रखना भाई, प्रधानमंत्री जो है प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करता है। आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ प्रधानमंत्री किसी एक देश को नहीं चलाता है, बल्कि चलाती पूरी संघीय मंत्रिपरिषद, यानी सभी मंत्रियों के सहयोग से एक देश का संचालन होता है। मंत्रिपरिषद, दूसरा प्रश्न देखो, मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर प्रधानमंत्री। तो सभी साथी जो भी हैं अच्छे से आंसर करेंगे। और आप सभी से वादा है मेरा कि वीडियो खत्म होने तक आपको बिल्कुल अच्छे से अपन जो है हर प्रश्न पर बात करने वाले हैं, और साथ में आपको बोर नहीं होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अगर होगा भी तो होने दो, अपने को क्या है, अपने को अपना कंटेंट अब तक डिलीवर करना है, मतलब मेरा कंटेंट अब तक डिलीवर करना है, और आप उसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, ताकि आप जो है आपकी एग्ज़ाम जो है उसमें आप इसको बेहतर तरीके से एनालिसिस के साथ इसको अच्छे से कर पाए, है ना। ऑप्शन आपने देख ली है कि मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, है ना। पदासीन प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के, वहीं प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला देखो, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, उच्चतम न्यायालय, या फिर ए और बी दोनों। तो कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है भाई, तो आप सभी को ध्यान रखना है, डी यानी ए और बी दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मंत्री, दोनों ही सदन के जो है सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, या फिर कुछ प्रतिबंधों के साथ। ऑप्शन आपने देख ली भाई, तो ऑप्शन को देखो और आंसर बताओ कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। तो आपको सभी को ध्यान रखना भाई, हाँ बन सकता है ना। अगला देखो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, बताओ भाई। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सभी साथी आंसर करेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है, और क्या आपके लिए जो है ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर टिक होगा। देखो अभी लगा डालो तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। एक ही चीज़ है कि आज अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो कल को तुम्हारा सुनहरा भविष्य आपके सामने रहेगा, और आपको जब आप उस भविष्य में जिएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा स्ट्रगल काम आ गया। तो बस वही है कि आज में जीना है, और कल की उतनी चिंता नहीं करनी है लेकिन उतनी नहीं। अपनी पर्सनल लाइफ को साथ साथ चलाते रहो, और साथ में मेहनत करते रहो। देखो मेहनत करने से होता है, मतलब होता है, बस एक ही चीज़ है कि मेहनत करते रहो तो हो जाएगा एक दिन। देखो अगर घर से नहीं निकलोगे तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे, अगर निकल गए हो ठोकरें खाते गिरते पड़ते लड़ते झगड़ते तुम पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम रुक ही जाओगे या कुछ हो ही नहीं पाएगा। घर से अगर निकल गए हो तो कुछ ना कुछ कर लोगे, इतनी गारंटी है। ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अगला देखो, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, आपको बताना है। 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, या फिर जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो भैया कोई भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य है वह बिना केंद्र में कितनी अवधि
के तक मंत्री रह सकता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है बी यानी 6 माह तक, है ना। अगर 6 माह तक वह जो है 6 माह तक सदन के सदस्य हुए बिना भी वह सदन का मंत्री रह सकता है। हाँ, अगला देखो, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, आपको बताना है कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो बताओ भाई, आप सभी को पता होगा कि भैया मंत्रिपरिषद में जो शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री साथ में होते हैं, आप सभी को ध्यान होगा। जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री, आप सभी ध्यान पता है आपको। अगला देखो, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या है, आपको बताना है मंत्रिमंडल के समान, मंत्रिमंडल से कम, मंत्रिमंडल से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ध्यान रखना भैया सी, ऑप्शन नंबर सी, कि मंत्रिमंडल से अधिक। आप सभी को ध्यान रखना मंत्रिपरिषद यानी ऐसा ऐसा समझो इसको कि एक खेल में कोई खिलाड़ियों की पूरी संख्या है ना। मान लीजिए 30 खिलाड़ी हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख खिलाड़ी होंगे, कैप्टन होगा, वाइस कैप्टन होगा, जो लीडर होगा, और साथ में उनको पोजीशन दी जाएगी। तो इसमें से जो 5-6 प्रमुख होंगे, तो ये इसी तरह है। मान लीजिए कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कुछ प्रमुख मंत्री रहते हैं, वहीं जो मंत्रिपरिषद होती है वो पूरे समूह को कहा जाता है ना। प्रमुख जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए, जैसे कैबिनेट मंत्री, ये प्रमुख प्रमुख मंत्री हैं जो अलग से मंत्रिमंडल में होते हैं। अगला देखो, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं रहता, आपको बताना है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, या फिर संसदीय सचिव। तो कौन है जो प्रमुख रूप से मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं रहता, तो आप सभी को ध्यान रखना भैया कौन नहीं रहता, तो संसदीय सचिव, है ना। संसदीय सचिव जो है प्रमुख रूप से इसमें शामिल मंत्रिपरिषद में नहीं रहता। कैबिनेट मंत्री आप सभी जानते हैं कि बड़े मंत्री, जितने भी बड़े पद हैं, यानी गृह, वित्त, रक्षा, ये जो भी बड़े पद हैं वो कैबिनेट मंत्री के संबंध में कैबिनेट मंत्री होते हैं। वही राज्य मंत्री क्या होते हैं भाई, राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के प्रमुख रूप से सहयोगी होते हैं, या कोई प्रभार इनको स्वतंत्र रूप से दे दिया जाता है, या फिर कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग से कोई सा क्षेत्र जहाँ पर इनके साथ में ये काम कर सकते हैं। वही उप मंत्री की बात करें तो ये प्रमुख रूप से दोनों ही नहीं, है ना। इनको अलग से ही क्या होता है कि जो कैबिनेट और राज्य मंत्री के सहयोगी के रूप में काम करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है, आपको बताना है। आप क्रम देख लो और फिर मुझे बताओ क्या सही क्रम है। तो आप सभी को ध्यान रखना भाई कि क्रम क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा पद है, फिर उसके बाद राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री, है ना। तो ये ऐसा है कि भैया कैबिनेट मंत्री की साथ कौन काम करेगा, राज्य मंत्री, वही राज्य मंत्री के साथ कौन काम करेगा, तो ये प्रमुख रूप से उप मंत्री। तो ये प्रमुख रूप से जो मंत्री हैं उनका क्रम ये है, हायरार्की में सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला देखो, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, क्या कहाँ उत्तरदायी होता है भाई, बताना है आपको। राष्ट्रपति के प्रति होता है, प्रधानमंत्री के प्रति होता है, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति होता है, या फिर संसद के प्रति होता है। तो भैया मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, आपको बताना है। जैसे आप होते हैं ना उत्तरदायी किसके लिए, अभी आप क्या हो, अकेले हो, आप या तो आपका कोई सोना बाबू चांदी होगा उसके लिए उत्तरदायी हो, है ना। ऐसा समझा रहा हूँ मैं। खुशी की लहर दौड़ गई हुई कुछ साथियों के मन में कि हाँ अब जो कहीं बात हमारे दम की है, कहीं हमारे मन की बात कही है, ऐसी बात कर लिया करो साहब, तो हमारा मन एकदम खुशम खुश हो जाता है ना। पढ़ लो बेटा, है ना। तो क्या है, ऑप्शन देख लिया आपने। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो आप सभी को ध्यान रखना राष्ट्रपति के प्रति, है ना। तो मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य जो है राष्ट्रपति के प्रति, और साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। अगला देखो, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत किस अनुच्छेद के में वर्णित है, आपको बताना है। आर्टिकल 70, 72, 74 और 75। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अगर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या उसको उनको पद से हटाना हो तो ये आर्टिकल आप सभी को ध्यान रखना, और आर्टिकल है 75। अगला देखो, अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, आपको बताना है। मंत्रिपरिषद पर, लोकसभा के सदस्य पर, भारत के राष्ट्रपति पर, या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य पर। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा। और उसके बाद जो है जश्न बनाएंगे, फिर जब पूरा वीडियो हो जाए तो फिर बढ़िया से कहीं चाय वाय पी लेना, थोड़ा सा मन तुम्हारा शांत हो जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा ओवरलोड चलता है, दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, आंखें मिचमिचाने लगती है ना। आंखें ऐसा नहीं तुम रील घिसते हो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं होता, लेकिन तुम पढ़ोगे ना तब तुम्हारा सब कुछ दुखेगा। तो दुखने दो, चाहे फूट जाए, शहीद हो जाओ, लेकिन पढ़ना है। क्या है भैया इसका आंसर, ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन देख लिया 74 75 किन विषयों से पर विचार करते हैं, तो ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, है ना। मंत्रिपरिषद की बात प्रमुख रूप से 74 75 में कही गई है। अगला देखो, मंत्रिपरिषद है, आपको बताना है क्या है भैया, कैबिनेट के बिल्कुल समान है,
कैबिनेट से छोटा निकाय है या कैबिनेट से बड़ा निकाय है और किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो क्या इसका प्रमुख रूप से आंसर होगा, मंत्रिपरिषद के संबंध में आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया ये जो है प्रमुख रूप से कैबिनेट से बड़ा निकाय है ना। मैंने आपको अभी पिछले ही प्रश्न में बताया कि जो है कैबिनेट मतलब प्रमुख जो मंत्री होते हैं, बड़े पद जिनके पास प्रमुख रूप से जो मेन व्यक्ति होते हैं उनके पास कैबिनेट मंत्रालय मतलब कैबिनेट मंत्री होते हैं। वही मंत्रिपरिषद, इनका समूह तो बड़ा है लेकिन ये प्रमुख रूप से पूरे लोगों को गिना जाता है, इसमें प्रमुख लोग जो है कैबिनेट में बैठते हैं। तो कैबिनेट से बड़ा निकाय क्या है, मंत्रिपरिषद। अगला देखो, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, आपको बताना है। मंत्रिपरिषद करती है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं, केंद्रीय और राज्य मंत्रीगण करते हैं, या फिर सभी मंत्री करते हैं। तो कौन करता है मंत्रिमंडल का गठन। तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, मंत्रिमंडल का गठन करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, है ना। तो जो है केंद्रीय मंत्रीगण, प्रमुख मंत्री हों वो जाके मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला देखो, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है भैया बताओ। राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित होते हैं, राज्य सरकार के हितों की देखभाल करते हैं, या फिर केंद्र सरकार के मंत्री जो कैबिनेट का सदस्य नहीं है। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका जो आंसर है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। तो आप सभी को ध्यान रखना भाई, केंद्र सरकार का मंत्री जो कैबिनेट का सदस्य नहीं है ना। ये केंद्र सरकार का मंत्री होता है लेकिन कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। राज्य मंत्री मैंने आपको पिछले उसमें बताया है कि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये प्रमुख रूप से ऐसी हायरार्की चलती है इनकी। अब होता ये है कि कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा पद है, तो इनकी सेवा में कौन रहेंगे, राज्य मंत्री रहेंगे। वहीं उसके इनकी सेवा में कौन रहेंगे, तो उप मंत्री रहेंगे। तो इसी तरह इनकी हायरार्की, कैबिनेट सबसे बड़ा, राज्य मंत्री उसके बाद और उप मंत्री उसके बाद। तो केंद्र सरकार का मंत्री जो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता वो राज्य मंत्री होता है ना, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है लेकिन काम उनके साथ ही करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखो, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन है 1954, 1961, 1963 या फिर 1975। तो क्या इसका आंसर होगा, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है 1963 में प्रमुख रूप से जो है पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला देखो, निम्न में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद को विघटित नहीं हो सकता, मतलब मंत्रिपरिषद को विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आप देख लो, किसी मंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से, या फिर प्रधानमंत्री को पदच्युत करने से। तो आप सभी ऑप्शन को अच्छे से देख लो और ऑप्शन के बाद इसको आंसर टिक करो, तो क्या इसका आंसर होगा। तो भैया निम्न में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद जो है किसी मंत्री के पदत्याग से नहीं विघटित हो सकती, है ना। कोई मंत्री अगर पदत्याग करेगा तो मंत्रिपरिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, मंत्री अपना पदत्याग किसे संबोधित करता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो आप सभी को ध्यान होगा भैया कि ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मंत्री होते हैं विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का जो कार्यभार है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, आप सभी को ध्यान रखना है। और वहीं पूरी मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री के प्रति, है ना, मतलब लोकसभा के प्रति। अगला देखो, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। राज्यसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 15%, संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, या फिर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, लोकसभा की सदस्य संख्या लगभग 15%, है ना, इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न देखो, अनुच्छेद 75(3) सब आर्टिकल 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तर सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। बताओ भाई आंसर, क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है प्रमुख रूप से क्या है भाई, आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद जो है पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वही मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रति। कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से ऐसा ऐसा पार्ट बना के अच्छे से दिमाग में फंसा लेना इसको, है ना। अगला देखो, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको बताना है। निजी उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो किस मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको बताना है। तो आप सभी को ध्यान होगा भैया, और होना भी चाहिए दोनों ही, यानी निजी भी है और साथ साथ में सामूहिक उत्तरदायित्व, दोनों ही तरह से वह प्रमुख रूप से उस सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखो,
स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री, बताओ भाई। ऑप्शन देखो, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर। तो बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, लेकिन है ना, कुछ भी हो महत्वपूर्ण प्रश्न तो है। ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना 101% रहती है। बताओ भाई आंसर क्या इसका आंसर होगा, मेरे भविष्य के भावी अधिकारियों। तो आंसर ये है इसका भैया, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो है स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद की पहली महिला मंत्री थी, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, आपको बताना है। डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सी डी देशमुख। तो भैया प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, आपको बताना है। तो भैया आप सभी को इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि मैंने तो ऐसा किया था कि ऑप्शन नंबर सरदार बलदेव सिंह, यानी बल भैया किस में होगा, बल उसी में होगा जो रक्षा करेगा, जो रक्षा कर सकता है वो बल, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा ना। तो प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। ऐसे आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी आप तो मेरे से ज़्यादा अनुभवशील और कैसे याद कर सकते हैं, आपको सारी ट्रिक पता है, सारे चोचले आपको पता है, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सब कर लेना है। अगर मेरे से जितना भी हो पा रहा है उतना अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे प्यारी बात क्या हो सकती है। अगले प्रश्न पर चलो। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है आर के षणमुगम शेट्टी, सी डी देशमुख, जयरामदास दौलतराम और सी राजगोपालाचारी। तो करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या है भाई इसका, आर के षणमुगम शेट्टी जो है प्रमुख रूप से स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगले प्रश्न पर चलो। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, प्रश्न पढ़ लिया। आप भैया रुक जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब से तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपको क्या है कि समय पर कंटेंट मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बेल आइकन दबा लेना, जो भी है घंटी घंटी सब दबा लेना, ऑल कर देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जो करना करना, लेकिन सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, बीच बीच में लाइक करते रहना। और चीज़ें आपके लिए हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, है ना। बाकी वही है कि आप बस इतना करेंगे तो मुझे इतना है कि आपके लिए काम करने का और उत्साह बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बना पाऊंगा, जो आपकी एग्जाम में सहायक होगा और जो आपके भविष्य में निर्माण होगा, है ना। ऑप्शन देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आर के शेट्टी, सी डी देशमुख। ये प्रश्न हो गया भाई, डबल रिपीट हो गया क्या, ये भैया डबल हो गया है। इसको अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था, आपको बताना है। के कामराज, सी राजगोपालाचारी, मोरारजी देसाई या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया गृह मंत्री के रूप में सबसे पहली बार किसने काम किया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रमुख रूप से प्रथम गृह मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न देखो, संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, बताना है। ऑप्शन देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कौन थे भैया, जीनियस चमत्कारी लोगों, बताओ आंसर क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ, है ना। तो इसका आंसर जो है मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली बार मंत्रिपरिषद से पदत्याग किया था। अगला देखो, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे, आपको बताना है। जगजीवन राम, राजकुमारी अमृता कौर, सरदार स्वर्ण सिंह और टी कृष्णमाचारी। कौन थे भाई, तो संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाले भैया राजकुमारी अमृता कौर थी। ये आपको ध्यान रखना है ना, लगातार सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाली कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। अगला देखो, निम्न में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में से किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बने रहे। सोचो आप जरा, 28 वर्ष से अधिक समय तक, है ना। किस विभाग के मंत्री हैं, दिनेश सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और वाई वी चौहान। ये चौहान है, चौहान भी कर सकते हैं इनको, है ना। अगला देखो, मतलब ऑप्शन बताओ, ऑप्शन देख लिया आपने, आंसर बताओ, आंसर क्या होगा। 28 वर्ष तक भैया बहुत लंबा समय होता है, तो इसका तो फैक्ट बनना ही है, आंसर इसका तो क्वेश्चन बनना ही है ना। तो इसका आंसर क्या है, सी यानी जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है प्रमुख रूप से 28 वर्ष तक अधिक समय तक जो है संघीय मंत्रिपरिषद में विभाग के मंत्री रहे हैं। अगला देखो,
निम्न में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, आपको बताना है। पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। परिपाटी यानी परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है ना। निम्न में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अपन पालन करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो क्या है इसमें, वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि बहुमत खो दे तो त्यागपत्र दे। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो और साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने पर अध्यक्ष कार्यवाहक हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, निम्न में से आपको बताना है भाई। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि निम्न में से संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों के प्रतिनिधित्व रहते हैं भाई, है ना, सभी भागों के प्रतिनिधित्व रहते हैं, है ना। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, 31वां प्रश्न हमारा हो गया है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आपको। कथन देख लो, ये भैया पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है ना। तो कथन क्या है, कैबिनेट मंत्री केवल लोकसभा के सदस्य होंगे और कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन होगा। तो दोनों में से बताओ भाई क्या सही होगा। ऑप्शन क्या है, केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, या फिर ना तो एक है और ना ही दो है। तो क्या इसका आंसर होगा, तो कैबिनेट मंत्री केवल लोकसभा के सदस्य होंगे, ऐसा नहीं है भैया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों, ये सब आपको ध्यान रखना है। लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों दोनों के सदस्य हो सकते हैं, केवल लोकसभा, तो ये गलत है। वहीं दूसरा क्या है, कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन होंगे, नहीं भैया, प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। आपको ध्यान रखना, पीएम यानी प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। तो आंसर क्या है इसका, ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों ही गलत है। लेकिन आंसर आपने देख लिया कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के कैबिनेट मंत्री जो है के सदस्य होते हैं। साथ में जो संसदीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय किसके अधीन, मंत्रालय के अधीन होता है, तो पीएम के। अगला देखो, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो ये भैया कथन है प्रमुख रूप से, ये पहला कथन है, यहाँ पर टाइप नहीं है लेकिन कथन है, ये दोनों कथन है और आपको आंसर बताना है। तो आंसर भाई साहब इसमें दोनों ही गलत है ना, ये आपको ध्यान रखना, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि उस समय मंत्रालयों की संख्या 18 नहीं थी, टोटल मंत्रियों की संख्या 18 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 नहीं है, इससे ज़्यादा है, मतलब 50 से प्लस ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही प्रमुख रूप से गलत है, ना तो एक नहीं दो। अगला देखो, संघ सरकार के संदर्भ में आपको बताना है क्या है। ये ऑप्शन देख लो, पहला है ये दूसरा है। मंत्रालयों का सृजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को दिए जाएंगे। तो क्या प्रमुख रूप से इसका आंसर होगा, आपको आंसर को देखो, समझो और इसको टिक करो। तो आप सभी को ध्यान रखना भैया कि ऑप्शन नंबर बी जो है केवल दो, यानी जो है मंत्रालयों का सृजन प्रधानमंत्री द्वारा होगा, ये नहीं है। अगला देखो, दूसरा क्या है, मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को दिए जाएंगे, ये सही बात है। तो कथन नंबर 2 सत्य है। अगला देखो, निम्न में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, आपको बताना है। बीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई चौहान और उपयुक्त सभी। तो कौन रहे भाई, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भैया डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों ही, बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, साथ में वाई चौहान, जो तीनों ही प्रमुख रूप से वित्त मंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है, आपको बताना है। अविश्वास प्रस्ताव, भत्सरना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और या विश्वास प्रस्ताव। तो भैया जो है प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, यानी या तो मंत्रिपरिषद सामने या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, तो क्या रख सकता है भाई, डी, विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। अगला देखो, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में सही कथन है। लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता, अनुच्छेद 75(3) के तहत, साथ में उपयुक्त सभी। तो आप सभी को ध्यान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तीनों ही सत्य भैया, हाँ, तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी। अगला देखो, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन किस पद का उल्लेख नहीं है, मतलब किस पद का उल्लेख निम्न में से नहीं, आपको बताना है। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का या फिर उप प्रधानमंत्री का। तो भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है, तो आप सभी को ध्यान रखना है डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है भैया, पहले था, पहले मतलब उप प्रधानमंत्री रखे गए थे, लेकिन संविधान में कोई उल्लेख नहीं है उसका। अगला देखो, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो प्रमुख रूप से ये आंसर दिया गया था, राजनीतिक व्यवस्था को ये कमजोर करती है, इसलिए उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है, आपको बताना है। मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है, साथी होता है या मार्गदर्शक होता है। तो भैया देखो, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री अगर दोनों ही होंगे तो आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी होगा एक दूसरे का, है ना, दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनेंगे। अगला देखो, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद,
गुलजारीलाल नंदा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या इसका आंसर होगा? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखो, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? बताना है आपको साथ ही। क्या इसका आंसर को? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन निम्न में से ऑप्शन आप देख लिए होंगे। ऑप्शन पढ़ो। जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है या फिर वीपी सिंह है? तो क्या इसका आंसर होगा? सभी आंसर करेंगे मेरे जितने भी साथीगण मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे कंटेंट को देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सर बार बार मत बोलो यार, कर लेंगे, है ना? नहीं बोलूँगा भाई, नहीं बोलूँगा, पर कर लेना। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर जो है प्रमुख रूप से सी यानी मोरारजी देसाई है ना। तो 2 बार उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त कौन हुआ था प्रधानमंत्री कार्यकाल में? तो मोरारजी देसाई है वो। अगला देखो, 1977 79 यानी 1977 और 79 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको बताना है। चरण सिंह मोरारजी देसाई, जगजीवन राम मोरारजी देसाई, चरण सिंह बाबू जगजीवन राम और देसाई वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जो है प्रमुख रूप से उप प्रधानमंत्री रहे हैं 1977 और 1979 में। अगला देखो, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? आपको बताना है। प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, उपराष्ट्रपति के या फिर कैबिनेट मंत्री के? तो किसके समकक्ष होता है भाई? आप सभी को ध्यान रखना है, डी यानी कैबिनेट मंत्री के, है ना। तो प्रधानमंत्री जो है प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 10। तो क्या इसका आंसर होगा बताओ? फिर मैं आपको सातों के नाम लो, आंसर ही सुन लिया। तो भैया इसका आंसर है 7 यानी ऑप्शन नंबर सी 7 है। और इन सब के नाम मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ, देख लो एक बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये है पहले वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कौन है? ये पहले हो गए। दूसरे हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये आपको ध्यान रखना है ना। तीसरे क्या हो गए फिर? समझ में आ रही कि नहीं भाई? राइटिंग समझ लेना है ना। जगजीवन राम, जगजीवन राम, ये है। इसके बाद तीसरे कौन है? चौथे कौन है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। पांचवे कौन है भाई? पांचवे हैं कौन है भाई? बाईवी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कौन है भाई? बाईवी चौहान या चौहान, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और छठे कौन है? चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। और सातवें कौन है भाई? तो सातवें हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये प्रमुख रूप से जो है 7 कौन थे? ये जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं 7, इनके बाद कोई नहीं रहा। ये सातों के नाम आपको ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इसके बाद मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सातों ही प्रमुख रूप से उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इनके नाम और इनमें से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा, तो फिर क्या करो? तो सातों को देख लेना अच्छे से। अगला देखो, उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में सही कथन क्या है? आपको बताना है। संविधान में प्रावधान नहीं है, संवैधानिक मान्यता है, न प्रावधान न संवैधानिक मान्यता, और संविधान में स्पष्ट प्रावधान। तो आप सभी को पता है कि भैया न प्रावधान और न ही संवैधानिक मान्यता है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? आपको बताना है। सरदार पटेल नहीं रहे, LK आडवाणी, चरण सिंह और BD जत्ती। तो कौन प्रमुख रूप से उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यानी BD जत्ती जो प्रमुख रूप से उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा में विरोधी दल के नेता को मान्यता के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सदस्य चाहिए? 5%, 10%, 15% या फिर 25%? तो आप सभी को ध्यान होगा भैया कि कम से कम 10% लोग चाहिए जब विपक्ष दल का नेता बन सकता है। यानी अगर मान लो 550 है ना, इसमें 10% कितना होगा? तो लगभग 55 लोग, 55 अगर जिनके भी विपक्ष में सीटें आएंगी तो वो प्रमुख रूप से विपक्षी दल बना सकता है। अगला देखो, 55 सीटें। अगला देखो, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को किसके समान सुविधाएं मिलती है? ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री के समान, राज्य मंत्री के समान, उप मंत्री के समान या फिर कोई नहीं।
तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, विपक्ष के नेता को प्रमुख रूप से जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कैबिनेट मंत्री की समान सुविधाएं मिलती है ना। क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए भाई, तब तो वो सरकार सवाल कर पाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं उसी के समान जो है प्रमुख रूप से सुविधाएं मिलती हैं। लोकसभा का पहला मान्यता प्राप्त विपक्ष नेता कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राम सुभग सिंह और वाई बी चौहान। तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, लोकसभा का पहला मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता कौन था? राम सुभग सिंह, ये प्रमुख रूप से विपक्ष का नेता था। अगले प्रश्न देखो, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? वाई बी चौहान, भोला पासवान, कमलापति त्रिपाठी और सी एस स्टीफन। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो ये प्रमुख रूप से इसका आंसर है कमलापति त्रिपाठी, है ना। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार दूसरी बार कभी नहीं हुए, उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं फैक्ट पर काम करता पीएससी को, कोई सी भी एग्जाम हुई जमाने की कोई सी एग्जाम, तो फैक्ट पे ही काम करेगा, तो आपको इस पर आंसर बनना चाहिए। तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखो 52, 1977 में सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता किसे मिली थी? आपको बताना है। सी एस स्टीफन को, इंदिरा गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी को या फिर वाई बी चौहान को। तो 1977 यानी 1977 में सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता किसे मिली थी? तो ये मान्यता मिली थी वाई बी चौहान को, है ना, 1977 की बात। अगला देखो, निम्न में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहा? एल के अडवाणी, शरद पवार, सोनिया गांधी या फिर मनमोहन सिंह। तो भैया विरोधी दल के नेता पद पर कभी कोई नहीं रहा, तो कौन है भैया? मनमोहन सिंह, ये नहीं रहे। बाकी एल के अडवाणी, शरद पवार और सोनिया गांधी जो है प्रमुख रूप से विरोधी दल के नेता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? आपको बताना है। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, आप सभी को पता होगा, लोकसभा सदस्य करते हैं, है ना। कौन करेगा वो? अगला देखो, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? आपको बताना है। संबंधित सदन के द्वारा, भैया ये निवर्तमान है ना, वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा, वर्तमान अध्यक्ष है ना, ये यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, इसको देख लो जरा। मन गई ये कौन सा शब्द आ गया है? निवर्तमान, आज तक ही नहीं पढ़ा। तो वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा। टाइपिंग एरर है वो थोड़ा सा। तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है भैया? आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोटेम स्पीकर, ये आपको ध्यान रखना भैया। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कारण क्या है कि मान लीजिए कि नई लोकसभा आती, तो उस समय वर्तमान रूप में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लेता है, जब तक कि वह नए सांसद लोगों को शपथ न दिला दे। अगला देखो, लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? आपको बताना है। अध्यक्ष के रूप में लेता है, सदस्य के रूप में लेता है, वरिष्ठ सदस्य के रूप में लेता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यानी सदस्य के रूप में लेता है। तो सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद का शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ये फिर देखो यहाँ गलती हो गई भैया, है ना, एक जैसा टाइप कर दिया बिल्कुल। वर्तमान अध्यक्ष दिलाएगा या फिर शपथ आवश्यक नहीं है। तो बताएंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा? थके तो नहीं भाई? थकना नहीं है। पुष्पा बन जाना, मैं हर बार बोलता हूँ कि पुष्पा बन जाना, झुको मत, है ना। अपने कुर्सी चेयर या फिर कहीं भी बैठे हो, चाहे बाहर कहीं बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो या और कहीं, तुमको जहाँ लग रहा है, जहाँ ठीक लगे, झाड़ पेड़ वन बगीचे पर्वत पठार, जहाँ ठीक लगे वहाँ पढ़ो। मन तुम्हारा शांत रखो, वीडियो देखते रहो, नोट करते रहो, अपने फैक्ट को नोट करते रहो और आंसर करते रहो, है ना। आपको क्योंकि सफलता कुछ ही दिन में बस मिलने ही वाली है, थोड़ा परिश्रम और मांग रही है चीज़ें, तो वो कर दो। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाएगा भाई? तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, शपथ आवश्यक नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ आवश्यक नहीं है, वह सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुका होता है। अगला देखो, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम सदस्य। ये लोकसभा का है ना, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को ध्यान रखना है। बी यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है? वही जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला देखो, लोकसभा एक सेकेंड, इसका आंसर जो है भाई बी भी है और साथ में डी भी है ना, दोनों है इसका आंसर। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो किसी कारण से लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को भी अध्यक्ष बना सकते हैं, है ना। दोनों होगा इसका आंसर, बी और डी दोनों।
ये भी यहाँ देख लो, बी और डी। अगला देखो, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है, आपको बताना है। लोकसभा भंग होने पर, राष्ट्रपति के आदेश पर, अगली लोकसभा बनने पर, या फिर राज्यसभा प्रस्ताव से। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद कब खाली कर सकता है भैया? अगर मान लीजिए अगली लोकसभा बनने पर, अगली लोकसभा अगर बनेगी तो उस समय वर्तमान अध्यक्ष को जो है पद खाली करना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो क्या लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है और किसको देता है तो बताओ। तो भैया आंसर जो है इसका लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, ऐसा। अगला देखो, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत से, राज्यसभा बहुमत से, 2/3 बहुमत से, या फिर 1/3 बहुमत से। तो लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है भाई? तो आप सभी को ध्यान रखना है, साधारण बहुमत से। प्रमुख रूप से लोकसभा मतलब तत्कालीन जो है तत्कालीन संख्या के माध्यम से, तत्कालीन संख्या में साधारण बहुमत से जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। और आप सभी को ध्यान रखना है, साधारण बहुमत संकल्प पारित करके, साधारण संकल्प पारित करना पड़ता है ना। अगला देखो, लोकसभा अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु हमेशा दे सकता है, टाई होने पर, कभी नहीं, सत्र में एक बार। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा अध्यक्ष तब देगा भैया जब बराबर की स्थिति आ जाएगी, यानी किसी निर्णय पर कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है, तो फिर कौन निर्णय करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष फिर अपना मत देकर उस निर्णय को तोड़ेगा, यानी अपना पक्ष रखेगा और उसको जिताएगा, जिस भी पक्ष में वो पक्ष देगा। तो टाई होने पर भैया अगर बराबर की स्थिति आ जाएगी तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपना मत का प्रयोग करके सुलझन को मिटा देगा। अगला देखो, यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कौन करेगा भाई? या तो नामित सदस्य करेंगे, वरिष्ठ सदस्य करेंगे, चेयरपर्सन पर पैनल सदस्य करेंगे, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करेंगे। तो यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता प्रमुख रूप से जो करेंगे चेयरपर्सन पैनल सदस्य, है ना। तो ये लोकसभा के चेयरपर्सन पैनल सदस्य करेंगे। अगला देखो, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है? गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के और लोकसभा अध्यक्ष के। और कुछ प्रश्न बचे हैं भैया, शांति रखो थोड़ा सा, बस फटाफट से हो जा रहा है, फिर अपना जो करना है वो करना, है ना। तो कम से कम पढ़ाई से आपको रिग्रेट भी नहीं होगा आज पढ़ाई नहीं करी, ऐसा करके तो पढ़ भी लोगे और साथ साथ अपना काम भी हो जाएगा। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वरिष्ठ सदस्य, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो भैया संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है 118 के तहत, आर्टिकल 118 के तहत करता है। वहीं संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 108 में। ये भी आपको ध्यान रखना, 108 और 118। 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करता है, साथ में 108 में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला देखो, किस विधेयक को धन विधेयक घोषित किया जा सकता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा, वित्त मंत्री करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष करेगा? कौन करेगा भाई अगर धन विधेयक होगा तो आप सभी को ध्यान रखना है, धन विधेयक अगर है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है प्रमुख रूप से किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है, इसके पास अधिकार है बस। अगला देखो, निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? आपको बताना है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, या फिर विशेष अधिकार समिति। तो आप सभी को ध्यान रखना, समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला देखो, लोकसभा में कोरम पूरा न होने की अध्यक्षता अध्यक्ष क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए लोकसभा में कोरम पूरा ना हो तो अध्यक्ष कोई अधिकार नहीं भाई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ध्यान रखना आपको, है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ठीक है, ऐसा करके लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। उपाध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या फिर नेता करेगा? कौन करेगा भाई? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करेगा, है ना। तो अध्यक्ष प्रमुख रूप से लोकसभा का अध्यक्ष जो है महासचिव की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न देखो, विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन करेगा भाई? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, या फिर विधि मंत्री। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सभी को इस बार अच्छी वाइब आ रही होगी अंदर की, इस बार तो हमारा सिलेक्शन होने ही वाला है और मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भाई हो जाए यार, कम से कम तुमसे छुटकारा मिल जाए, है ना। कम से कम तुम पढ़ लो और तुम नौकरी लग लो यार, तुम्हारे मम्मी पापा का सपना पूरा कर लो
और वो पड़ोसी को भी तो, जो तुमको बहुत ताने मारता है रोज रोज कि नौकरी कब लगेगी, नौकरी कब लगेगी, ब्याह नहीं होगा भैया। हाँ, बड़ी समस्या आती है। तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम्हारा परिवार संपन्न हो, तुम अच्छे हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है भाई, तो फिर बस। इसलिए नौकरी ले लो। वो पता है ना, 15,000 की नौकरी होगी तुम्हारी, भले 20,000 की नौकरी हो, लेकिन नौकरी में ही सुकून मिलेगा, तभी तुम्हें और तुम्हारा ब्याह हो पाएगा भैया। इसलिए नौकरी करो और साथ में पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। फिर आप अगर इस एग्ज़ाम से आप डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये ऐसी जॉब है भाई कि ये ड्रीम जॉब होती है, और अधिकारी बनते हो आप इसमें। आप इसमें एक ऐसे पद पर जाओगे जहाँ पर आपको लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को हल करना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पर रहकर काम करना पड़ेगा। तो वही है कि कोई ऐरा गैरा नहीं बन पाता, कारण उसका एक ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो अगर आप इस जर्नी में उतर गए हो, आप करना चाहते हो कि मुझे जॉब लेनी है, तो आप उसके लिए काबिल भी बनना भाई। आप अगर अप्रत्याशित सफलता धारण करेंगे या किसी कारण से अगर हो गए, तो कुशल शासक नहीं बन सकते, क्रिटिसाइज हमेशा होंगे और बेइज्जती भी हमेशा होगी। तो आपको तब जाकर सारी चीज़ें स्वीकार करनी है जब आप अपने आप में काबिल बन जाए, अपने आप में आपको लगने लगे कि आप अच्छे निर्णय कर सकते हो, पक्षपात विहीन निर्णय कर सकते हो, साथ ही साथ समाज का कुशल अपना नेतृत्व करने के साथ साथ एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हो, तो आप एक अधिकारी बनने के लिए हो। पर वही है अल्टीमेटली कि शादी अगर करना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, है ना। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लिया, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा का स्पीकर। अगला देखो, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन है, आपको बताना है। जीवी मावलंकर है, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो है, एम ए अंगयार है, या कोई नहीं। तो सभी पता है भैया, प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर साहब हैं, है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला देखो, कौन से राष्ट्रपति पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, ज्ञानी जैल सिंह, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, या फिर जाकिर हुसैन। बताएंगे सभी। पानी वानी पी लो भाई, है ना, घबराना नहीं एकदम, नहीं तो पसीने पसीने हो रहा है भैया, रुक ही नहीं रहा, बिल्कुल एकदम धुआंधार चल रही गाड़ी। तो चलेगी गाड़ी, तो चलेगी जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए, है ना। क्या इसका आंसर है, सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति पहले लोकसभा अध्यक्ष भी, मतलब राष्ट्रपति से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी, है ना। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, प्रथम स्पीकर मैंने अभी बताया कौन राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का। बलराम जाखड़, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, हुकम सिंह, या फिर के एस हेगड़े। तो क्या है प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है अविश्वास प्रस्ताव पहली बार प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला देखो, लोकसभा के पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, जीवी मावलंकर को, एम ए अंगयार को, हुकम सिंह को, या फिर नीलम संजीव रेड्डी को। तो भैया लोकसभा के पिता जो कहे जाते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, ए यानी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को जो है लोकसभा के पिता कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। कृष्णमूर्ति राव, आर के खड़िलकर, हुकम सिंह, अनंत शयनम अयंगार। तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि इसमें जो अच्छा प्यारा नाम आपको लग रहा है बस वही है। अब तो समझ जाओ क्या इसका आंसर हो सकता है। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे भैया, अध्यक्ष जीवी मावलंकर, वहीं उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगार। कितना प्यारा नाम है ना, सुकून दे रहा है एकदम, अनंत शयनम अयंगार, है ना। लेकिन दे रहा है, लेकिन सो नहीं जाना है, नहीं तो उन्होंने सुकून में ये सो जाओ, वीडियो बंद कर दो, पढ़ते रहो, है ना। अगला देखो, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, आपको बताना है। संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, और भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या है भारत सरकार का प्रथम विधि मंत्री, तो आप सभी को ध्यान है भैया कि जो है भारत का महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और राष्ट्रपति इसको उसके प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, अगला प्रश्न है 77, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, ऑप्शन ए। बी है भारत का प्रधानमंत्री करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, सी है। वहीं डी जो है संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो कौन करता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, तो आप सभी को ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो करता है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, आप सभी को ध्यान रखना ऑप्शन ए, यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है भारत के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है भाई। अगला देखो, एक सेकंड भाई, हाँ अगला देखो, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित कर सकता है।
ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करता है, आप सभी को पता है, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, है ना, प्रमुख रूप से जो है सदस्य तो नहीं होता लेकिन संबोधित करता है। अगला देखो, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति ले सकता है, मुख्य न्यायाधीश ले सकता है, न्यायवादी ले सकता है, या इनमें से कोई नहीं। कभी कभी एकदम से फंस जाता है शब्द, जैसे महान्यायवादी फंस गया था मेरे मुंह में। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। आप सभी जानते हैं कि महान्यायवादी जो है सदन की कार्यवाही में सदस्य न होते हुए भी वह भाग लेता है। अगला देखो, और 2 3 4 प्रश्न है, प्रश्न को कर लो, फिर इनको लगा डाला, लाइव झिंगा डाला, बढ़िया से मौज से फिर सो जाना थोड़ी देर, है ना। और प्रश्न देखो, निम्न में से किसे हटाने का अधिकार संसद को है? संसद को नहीं है, नहीं नहीं, ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का महान्यायवादी। तो किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भैया आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि भारत का मुख्य महान्यायवादी, इसको हटाने का अधिकार किसको? ये पूरा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो उसके पद के अनुसार ही ये जाएगा। अगला देखो, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत? तो अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला देखो, महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। वह सरकार के प्रथम विधि अधिकारी है। दूसरा क्या है? वह सभी न्यायालयों में सरकार का पक्ष रख सकता है, वह संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, और उसे संसद में मतदान करने का अधिकार है। तो आप सभी को ध्यान होगा कि भैया इसको संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है, बाकी सब कर सकता है ना। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी, ये प्रमुख रूप से कथन सही नहीं है, बाकी तीनों ही सत्य। भैया सरकार के प्रथम विधि अधिकारी है, न्यायालय में सरकार में पक्ष रख सकता है, वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये प्रमुख रूप से कितने 83 हमारे प्रश्न हो गए। तो ये हमारे 83 प्रश्न थे। इससे जितने भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बना दिया। आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो इससे बाहर कुछ जाने की संभावना है नहीं, और अगर गया तो आपको इन प्रश्नों के आधार पर वो प्रश्न बन जाएगा, इतनी गारंटी है। तो अंत में वही भैया, ये हमारा संघीय मंत्री परिषद हो गया है, हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 5 में PPSC वालों के लिए, और साथ में जितने भी तैयारी कर रहे हैं कोई सी भी एग्जाम की, तो उनके लिए अपन नेक्स्ट टॉपिक, मैं अभी नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नया वीडियो आपके पास आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। उसके लिए बस एक ही है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करके जाना है। अंत में वही, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।